हेलो फ्रेंड। आज हम पूर्वालोकन सीरीज के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के एक बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है। तो हम इसकी जनरल डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वन बाई वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है पूर्वालोकन में बुक में, उसको हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता। तो किसी भी जगह जहाँ कोई भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे बहुत तरह की स्पीसीज रहती है, बहुत तरीके के जीव जंतु रहते हैं, बहुत तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। तो हम साधारण शब्दों में कहें कि जैव विविधता का अर्थ किसी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले जीवों और स्पीसीज और वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फ्यूना है दोनों की संख्या से है। सिंपल, कितने संख्या में फ्लोरा एंड फ्यूना किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में है, उनकी संख्या का योग जैव विविधता कहलाएगा। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट भारत का हाईली बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो जैव विविधता की परिभाषा को हम अगर मेंस में लिखना चाहें तो एक डेफिनेशन आप ले सकते हैं जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है। उसमें एक परिभाषा दी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाए जाने वाली विविधताएं हैं, जिसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, एक ही प्रजाति के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो सकती हैं विभिन्न, जैसे सांपों की बहुत प्रजातियां होती हैं, पक्षियों की बहुत प्रजातियां होती हैं, है ना। उसी प्रकार विभिन्न प्रजातियों के मध्य भी विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित होती है। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। माना ये जाता है कि वैसे डिबेट का हिस्सा है, फिर भी हम कहते हैं 1980 में ई एस नॉर्स और आई ई मैकमैनस द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ओके। उसके अलावा 1985 में एक और बायोलॉजिस्ट जैसे कह सकते हैं जो जैव वैज्ञानिक होते हैं, उनमें थे वॉल्टर जी रोजेन। इनने भी जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में किया। तो इतनी बेसिक डिटेल्स के बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो हम डेफिनेशन दी देखें उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन। तो कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ओके। किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ जीव जंतुओं के कितनी प्रकार की प्रकार हो सकते हैं उनकी संख्या से होता है। फ्लोरा फ्लोना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो हैं उनकी संख्या से होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब। एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता बिल्कुल नहीं। भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव बिल्कुल नहीं। तो पहला ही उत्तर इसका बिल्कुल सही है, किसी भी पर्यावरण का विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। दैट इज राइट आंसर। फर्स्ट इज वेरी राइट आंसर। तो देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, कि हमें इसकी डेफिनेशन पता थी कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। ओके। तो हमने इसको बहुत इजीली क्वेश्चन किया, आर ओ के मेंस में 2014 में पूछा गया था। उसके बाद फिर पूछता है वही क्वेश्चन, देखिए 2014 पीसीएस में भी पूछा है कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है। तो विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। तो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जो फ्लोरा फ्लोना होते हैं, पादप और जंतु होते हैं, उनकी संख्या। अब हम अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का
प्रयोग किया था। अब हमने दो तीन नाम आपको बताए थे, नॉर्स बताया था, जी रोजेन बताए थे, और एक बताया था हमने आपको मैकमैनस। तो ई ए नॉर्स इन्होंने 1980 में किया था, आई ई मैकमैनस ने किया था 1980 में, बट 1985 में। तो इसमें थोड़ा वो है, अगर आपके ऑप्शंस इस प्रकार से सेट हों कि जो रोजेन है, ठीक है, वॉल्टर जी रोजेन या रोसेन, इनका नाम अगर नहीं है और नॉर्स का है या मैकमैनस का है, तो उनको हम टिक लगाएंगे। अगर इस ऑप्शंस में कहीं भी मैकमैनस या नॉर्स का नाम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा, जिन्होंने 1985 में नाम दिया था बायोडाइवर्सिटी, वॉल्टर जी रोसेन इज द राइट आंसर। ओके, इज द राइट आंसर। नाउ कम्स टू अनदर क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को होमवर्क भी देता जाऊंगा कि जी से बैरो को आप देख लीजिए, डी कास्त्री को देख लीजिएगा कौन है ये, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको आगे आने वाले सालों में दिख सकता है, 24 25 26 के ईयर्स में। डी आर वेटिस कौन है ये देख सकते हैं आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो डेफिनेटली जो इकोसिस्टम है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो दैट इज द आंसर इज डी। हम पढ़ लेते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इकोसिस्टम का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता से आनुवंशिक, जाति, समुदाय, पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके इकोसिस्टम का निर्वहन करती है, मतलब उसको स्वस्थ बनाए रखती है। तो आंसर इज डी। ओके, नाउ कम्स टू अनदर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-2020 के लिए दशक के लिए एक निर्दिष्ट किया है, किसको किया है। तो आप देखिए ये कॉन्टेम्प्री एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जो आप आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता दशक 2011 से 2020 के जो एक हमारा डिकेड था उसको उन्होंने बायोडाइवर्सिटी डिकेड के रूप में घोषित किया था। किसने, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने। तो आंसर इज वी। ओके, अभी हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जा सकती है। अब देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वर्षा वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो अब सबसे ज़्यादा अब पेड़ पौधे फ्लोरा फ्लोना कहाँ होंगे, जहाँ जीवन आसान होगा, जहाँ साल भर वर्षा होती है। तो वो कौन सा क्षेत्र हो सकता है, दैट इज द आंसर इज उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ध्रुवों से जब हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जो वेजिटेशंस हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी संख्या, मतलब डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें कमी आती चली जाती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इक्वेटर से आपको अगर पोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। और इसका रीजन क्या होता है कि साल भर उच्च वर्षा होती है और तापमान बना रहता है, इसके कारण अनुकूलतम ऑप्टिमम बायोम का निर्माण हो जाता है इस क्षेत्र में। ओके, ऐसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिग्री बता दीजिए, तो 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है, हमारे अक्षांश हैं, उनके मध्य का जो क्षेत्र है, दैट इज द पार्ट ऑफ इक्वेटर लाइंस के नियर अबाउट जो क्षेत्र रहता है, वहाँ पर हाईली बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, मतलब इट्स टेम्परेचर हाई रहता है और उच्च वर्षा रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीसीएस 2018 में पूछा गया है कि निम्नलिखित इकोसिस्टम में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है। अब गहरे समुद्र में तो नहीं होगी। कोरल रीफ और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। कोरल रीफ को क्या कहते हैं, हम पृथ्वी के फेफड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होती है जो कोरल्स में जीव जंतुओं की, वो सबसे ज़्यादा होती है। वैसे ही उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होती है। तो इसमें दोनों ही आंसर हो सकते हैं, इसलिए यूपीपीसीएस के इस क्वेश्चन को पूर्वालोकन के आंसर सीरीज में बी और सी दोनों का आंसर दिया गया है।
कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की संख्या, उसकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अब क्वेश्चन जैसे स्थल के रूप में आ जाता तो हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन का नाम ले लेते। कोरल रीफ इज द पार्ट ऑफ मरीन। फिर भी अगर हम इसका उत्तर, अगर हमें एक आंसर चूज करना होगा, तो जो कोरल रीफ होती है, मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है कोरल रीफ, उसमें जो जीव जंतु हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 10 लाख से भी अधिक होती है। तो और इसको समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं। तो हम इसमें एक आंसर लगा सकते हैं, दैट इज़ द कोरल रीफ को आंसर लगाइए। अगर कोरल रीफ आंसर में नहीं है, देन हम मूव कर जाएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर कंपेयर करेंगे तो कोरल रीफ आंसर लगा के आइए आप लोग। अगर दोनों ऑप्शन उत्तर में मिल रहे हों तो गोज फॉर कोरल रीफ। नाउ सम अदर क्वेश्चंस। अब आप देखिए, फिर से एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन इतना देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। हमें गलत स्टेट। अब अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको देखिएगा, आपको आपको गलत स्टेटमेंट आपको देखना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा इसमें से, वो पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों के हो जाते हुए बायोडाइवर्सिटी में डेफिनेटली क्या। पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि हम ध्रुवों से मतलब इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जातीय बायोडाइवर्सिटी में बढ़ोतरी होगी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी, कमी होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, सो दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम और ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं कि देखो, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घट जाती है, बिल्कुल सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। अमेजनी वर्षा वन जो होते हैं, अमेजन जो रिवर है, तो वो कहाँ है, इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है ये। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में, कश्मीर में, फूलों की घाटी में, या सुरमा घाटी में। तो आपका ऑप्शन होगा कि साइलेंट वैली कहाँ पे है। कश्मीर सबको पता है, साइलेंट वैली नहीं पता होगा। सुरमा घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में बहुत मशहूर जगह है उत्तराखंड में ये। ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा नंदा देवी है, नंदा देवी बायोस्फीयर है, यहीं पे फूलों की घाटी है। और जो साइलेंट वैली है, ये कहाँ पे, केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है साइलेंट वैली में। और साइलेंट वैली में ही सबसे ज़्यादा फूलों की घाटी कहाँ पे है, ये नंदा देवी में है। ठीक है, ये एक बायो डाइवर्सिटी एक कंजर्वेटिव एरिया है, इसको संरक्षित एरिया बनाया हुआ है, बायो रिजर्व है ये भारत का एक। नंदा देवी वहीं पर है, फूलों की घाटी। ओके, वैली ऑफ फ्लावर और साइलेंट वैली पलक्कड़ केरल में है, और जो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है। अब एक आपको काम दे देते हैं, सुरमा घाटी आप कहाँ है भारत में, इस जगह है, वो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। फिर आया साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पे, केरल में, और हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इस वैली में प्राप्त होती है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, हमने बताया कि इट्स अ नंदा नंदा देवी, जहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन 11वां नंबर देखते हैं हम। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। अब हॉट स्पॉट गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कोरल भी होंगे यहाँ पे। यहाँ पर आप देखिएगा पूरे साल भर वर्षा भी होती है, तो यही एक क्षेत्र ऐसा होगा जो एक हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। जब हम आपको जी नेशनल पार्क, ठीक है, बायोस्फीयर, हॉट स्पॉट, ये सब पढ़ाएंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास
कुछ हॉट स्पॉट्स एरियाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इट द राइट आंसर। तो अब देखिए ये है क्या, इसको किसने सर्वप्रथम इसको यूज किया था, हम इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां जातियों की पर्याप्त तथा स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर खतरा भी बना रहता है। तो लगातार हमें ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है इन क्षेत्रों को, लेकिन साथ ही इन जीव जंतुओं के अस्तित्व का खतरा बना रहता है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पूर्वी हिमालय हिमालय स्पॉट हॉट स्पॉट का भाग है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉट स्पॉट का भाग है। अधिकांश पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार, इंडो बर्मा, इंडो म्यांमार हॉट स्पॉट का भाग है। निकोबार द्वीप समूह जिसे सुंडालैंड हॉट स्पॉट का भाग है हॉट स्पॉट क्षेत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो वो कौन सा नहीं हो सकता है? विंध्यन क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन आया होगा कभी, तो ये सब होंगे, पूर्वी हिमालय होगा, पश्चिमी घाट होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? विंध्यान क्षेत्र, विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है वो नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस में पूछा गया था एक बार कि भारत में जो जैव विविधता है की दृष्टि से सर्वाधिक धनी क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा, कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है कौन सा? पश्चिमी घाट। तो आंसर इज पश्चिमी घाट। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप सभी लोग मेरे को ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको रेगुलर देखते रहिए। जो भी आपको लगे कमेंट कर सकते हैं इस पर, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में करेक्शन कर सकता हूँ और आपके लिए कुछ यूजफुल और यूपीपीसीएस प्री आपका आसानी से निकल जाए, उसके लिए मैं अपने वीडियोस में ऐड ऑन कर लूँगा इन्फॉर्मेशंस को, आपके सजेशंस को। तो प्लीज़ सपोर्ट माय channels and watch this video. Thank you.